तो चलिए आज जरा गहराई में उतरते हैं। हमारे पास है भारतीय डाक की एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ दस्तावेज। हाँ, ये सीधे सीईपीटी यानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी से हैं। बिल्कुल, ये असल में अंदरूनी तकनीकी नोट्स हैं जिनमें बुकिंग, रिफंड्स, अकाउंटिंग, मतलब जो रोज की तकनीकी दिक्कतें आती है ना, उनके बारे में बताया गया है। और उनके समाधान भी। हाँ, और उनके समाधान भी। तो हमारा मकसद है कि इन जटिल सिस्टम्स के पीछे की कुछ, आप कह सकती हैं, पेचीदगियों को समझे। मतलब कि असल में प्रॉब्लम आती कैसे है और फिर सुलझती कैसे है। जैसे एक मजेदार बात पता चली कि डाकघर के नियमों के हिसाब से अगर कोई आर्टिकल, कोई बुकिंग कैंसिल हो जाती है तो वॉलेट में पैसे वापस नहीं आते। हाँ, ये सच है। ये उन छोटी छोटी डिटेल्स में से एक है जो दिखाती है कि नियम और टेक्नोलॉजी कैसे साथ साथ चलते हैं, है ना। तो चलिए कुछ मुख्य एरियाज पर फोकस करते हैं। शायद बुकिंग से शुरू करें। हाँ बिल्कुल, बुकिंग में पिन कोड वाली दिक्कतें काफी सुनने में आती हैं। सही कहा, जैसे कभी लोकेशन गलत आ गई या शहर राज्य का नाम ही नहीं दिख रहा और बुकिंग वहीं अटक गई। इसका हल जो है ना, वो मास्टर डेटा मैनेजमेंट मतलब एमडीएम में है। एमडीएम? हाँ, ये एक तरह का सेंट्रल डेटाबेस है जहां सारे पिन कोड्स, उनकी लोकेशन सब स्टोर होता है। अगर वही डेटा ठीक नहीं है, मतलब गलत है या अधूरा है, तो बुकिंग में प्रॉब्लम आएगी ही। अच्छा। और इसे चेक करने का या ठीक करवाने का काम डिविजनल हेड के लॉगिन से होता है। इसके लिए पूरी तय प्रक्रियाएं, एसओपीज भी बनी हुई है। मतलब डेटा एकदम सटीक होना चाहिए। समझ गए। अच्छा, और एक और मुद्दा है बुकिंग से जुड़ा, बीएनपीएल, बुक नाउ पे लेटर। हाँ, बीएनपीएल। कभी कभी होता है कि सही कस्टमर आईडी डाली, फिर भी सिस्टम दिखाता है कि ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। हाँ, ये भी होता है। देखिए, इसमें सिर्फ सही कस्टमर आईडी होना काफी नहीं है, कई और चीजें भी चेक करनी पड़ती हैं। जैसे कि एक तो ये कि ग्राहक का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिस्टम में एक्टिव दिखना चाहिए। इनएक्टिव हुआ तो नहीं चलेगा। ओके। दूसरा, जिस सर्विस या प्रोडक्ट को बुक कर रहे हैं वो उस बीएनपीएल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होना चाहिए। अच्छा, प्रोडक्ट टाइप भी मैच होना चाहिए। बिल्कुल। और तीसरी चीज है नोशनल क्रेडिट, मतलब एक सांकेतिक क्रेडिट लिमिट सिस्टम में दिखनी जरूरी है। ये सारी सेटिंग्स भी ज्यादातर डिविजनल हेड लेवल पे ही एडजस्ट होती हैं। तो अब देखिए, टेक्नोलॉजी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और प्रोसेस कितना जरूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये थर्ड पार्टी बुकिंग्स का क्या होता है? जैसे शिप रॉकेट है, शिप मोजो है, हाँ, एग्रीगेटर्स। अगर इनके भेजे हुए आर्टिकल सीधे पिकअप मैनेजमेंट में नहीं दिख रहे हैं, तो काउंटर पर उन्हें कैसे बुक करते हैं? उसके लिए भी एक प्रोसेस है। बुक डोमेस्टिक मेल वाले ऑप्शन में जाना होता है। अच्छा। और वहां फिर वजन के हिसाब से दो खास कस्टमर आईडी दी गई हैं। 500 ग्राम से ज्यादा वजन है तो एक आईडी 100,000 और 500 ग्राम से कम है तो दूसरी 100,000 ओके, स्पेसिफिक आईडीज यूज करनी है। हाँ, और अगर बारकोड स्कैन करते वक्त कोई एरर आता भी है तो उसे अनदेखा करके आगे बढ़ने के निर्देश हैं। ये एक तरह का मैनुअल तरीका है सिस्टम में एंट्री करने का। ठीक है, समझ गई। तो बुकिंग की बात हो गई, अब जरा पेमेंट और रिफंड की तरफ देखें। हाँ जरूर। एक दिक्कत ये आती है कि काउंटर पर क्यूआर कोड से पेमेंट किया, वो फेल हो गया, पर ग्राहक के पैसे कट गए, अब रिफंड में देरी हो रही है। हाँ, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और परेशानी वाली भी। हाँ। इसका समाधान ये है कि एक टिकट रेज करना पड़ता है और उस टिकट के साथ एक एक्सेल फॉर्मेट में सारी डिटेल्स देनी होती हैं। क्या क्या डिटेल्स? जैसे एप्लीकेशन आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, यूटीआर नंबर, जो हर ऑनलाइन पेमेंट का यूनिक रेफरेंस होता है। फिर किस ऑफिस से बुकिंग हुई, तारीख, कितनी रकम का रिफंड है, ये सब। अच्छा, पूरी जानकारी एक साथ देनी पड़ती है। हाँ, तभी वो ट्रैक होकर रिफंड प्रोसेस हो पाता है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। और वो जो हमने शुरू में बात की थी कैंसल्ड आर्टिकल की, हाँ, कि वॉलेट में पैसे वापस नहीं आते। हाँ, वो नियम की वजह से है। जो डाकघर के नए विनियम है 2024 वाले, उनके मुताबिक कैंसल्ड आर्टिकल्स का रिफंड नहीं है। इसीलिए IT 2.0 सिस्टम में वॉलेट से पैसा कम नहीं होता, ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, अकाउंटिंग साइड पर भी कुछ मुद्दे दिखते हैं, जैसे कभी सबमिट अकाउंट की रकम और वॉलेट की रकम मैच नहीं करती। हाँ, ये भी एक इशू है। ऐसा तब हो सकता है जब दिन भर के जो सारी लेन देन है वो सही तरह से सिस्टम में सारे हेड्स में पोस्ट ना हुए हों। अच्छा। तो समाधान यही है कि पहले ये पक्का कर लें कि सारे अकाउंट हेड सिस्टम में आ गए हैं, सबमिट हो गए हैं, और उसके बाद ही वॉलेट की राशि को एडजस्ट करें। जैसे अगस्त 2025 की शुरुआत में कुछ तारीखें थी, 6, 7, 8 अगस्त, जब कुछ खास अकाउंट हेड्स की एंट्री सिस्टम में नहीं आई थी, तो उसके लिए फिर मैन्युअली एक MIS एंट्री डालनी पड़ी थी उसे ठीक करने के लिए। ओके। और कुछ छोटी मोटी चीजें भी है शायद? हाँ,
जैसे किसी पोस्ट ऑफिस में कितने काउंटर खोले जा सकते हैं उसकी एक लिमिट होती है, पर जरूरत पड़ने पर ऑफिस हेड या काउंटर सुपरवाइजर उसे क्रिएट न्यू एनवायरनमेंट ऑप्शन से बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये बढ़ाई जा सकती है। हाँ, और एक और बात थी कि कुछ ई बिलर्स, मतलब जिनसे बिजली पानी के बिल भरते हैं, वो कुछ समय के लिए गायब हो गए थे सिस्टम से। हाँ, ये क्यों हुआ था? वो असल में पुराने सिस्टम IT 1.0 से नए IT 2.0 में माइग्रेशन के दौरान कुछ तकनीकी दिक्कत आई थी, पर उसे ठीक किया जा रहा है और वो जल्द वापस आ जाने चाहिए। ओके। एक और चीज है GST। कई बार लोग पूछते हैं कि रसीद पर GST क्यों नहीं दिख रहा। हाँ, ये सवाल आता होगा। तो बात यह है कि हर अलग अलग रसीद पर GST प्रिंट नहीं होता, बल्कि दिन के आखिर में या बुकिंग पूरी होने पर एक कंसोलिडेटेड, मतलब एक कुल GST चालान या इनवॉइस बनता है। अच्छा, तो वो एक साथ बनता है। जी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये तो साफ है कि भारतीय डाक का ये जो IT 2.0 सिस्टम है, ये बहुत बड़ा और जटिल है और इसे स्मूथ चलाने के लिए लगातार प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिफाइनमेंट की जरूरत पड़ती रहती है।